अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ वर्ल्ड ऑर्डर एंड द यूएस चाइना राइवलरी। वी ऑल नो कि 1945 से लेकर 1991 के टाइम पीरियड को कोल्ड वॉर एरा कहा जाता है, क्योंकि this was an era of Cold War between two great powers, and at that time the two great powers were the USSR and the United States. ठीक है, and at that time the world was bipolar. लेकिन जब 1991 में USSR disintegrate होता है तो वर्ल्ड then transform into a unipolar world, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स एक सुपर पावर के तौर पर इमर्ज हुआ एंड देन इट बिगन डोमिनेटिंग द ग्लोबल अफेयर्स इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। लेकिन पिछले 2 डेकेड्स में दुनिया में जो भी चेंजेस आए हैं उसको देखकर काफ़ी एनालिस्ट का यही कहना है कि द वर्ल्ड इज़ शिफ्टिंग फ्रॉम द यूनिपोलर वर्ल्ड टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। लेकिन कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि दिस ऑनगोइंग एरा इज़ अ न्यू बाइपोलर वर्ल्ड, or this is an era of a new Cold War between United States and China। और इस न्यू कोल्ड वॉर एरा का जो मेजर फीचर है दैट इज़ द इंक्रीज्ड ग्लोबल कंपटीशन। ठीक है, विच इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज राइवलरी बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। क्योंकि इस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स जो है इज़ फेसिंग मैनी चैलेंजेस in terms of its political, military, technological and economic dominance, और उसको चैलेंज करने वाली जो पावर है दैट इज़ चाइना। और यही वजह है कि यूएस चाइना को एक मेजर थ्रेट कंसीडर करता है। इवन कि पेंटागन उन्होंने ये काफ़ी मरतबा बयान दिया है कि दे कंसीडर चाइना एज अ मेजर थ्रेट टू द यूएस डोमिनेंस, क्योंकि इस वक्त चाइना ही वो एक वाहिद कंट्री है जो कि यूएस को पॉलिटिकल, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक डोमेन्स में चैलेंज कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है। ठीक है, एंड दिस इज़ ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स वेस्टर्न एलाइज। सो अगर हम 3 मेजर शिफ्ट्स की बात करें दैट वी आर विटनेसिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ, जो कि क्लियरली शेप कर रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर को, तो उनमें मेनली 3 मेजर शिफ्ट्स हमें नज़र आएंगी। नंबर 1 इज़ डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड राइज ऑफ द ग्लोबल साउथ। अनदर पॉइंट इज़ चाइना's rapid rise in science and technology, and the third important shift is the US and West's new Cold War to limit China's rise। सो अगर हम पहले शिफ्ट की बात करें विच इज़ डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड राइज ऑफ द ग्लोबल साउथ, तो ऑब्वियसली हम काफ़ी दुनिया में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं और ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि इस बात को हाईलाइट करती हैं कि हाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़ इज़ डिक्लाइनिंग, और किस तरह ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ हमें स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली अगर हम इस चीज़ की ब्रिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ब्रिक्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन और अलायंस के तौर पर इमर्ज हुई है, जिसका मेजर एम और गोल ही ये है कि ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ को स्ट्रेंथन किया जाए, उनकी इकोनॉमीज़ को स्ट्रेंथन किया जाए और उनको यूएस और उसके एलाइज के इन्फ्लुएंस से निकाला जाए। ऑलराइट, इफ़ यू वांट टू watch a detailed video on the BRICS bloc and how it is working towards a de-dollarization and in reducing the influence of US and its Western allies. So I have a whole playlist on this topic. You can go and watch it. All right. So the point is कि काफ़ी हद तक वेस्टर्न कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस डिक्लाइन होता जा रहा है और ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर इन्फ्लुएंशियल इन मैनी एरियाज़। ठीक है, और इवन के जो द इकोनॉमिस्ट है दैट हैज़ पॉइंटेड आउट कि द ग्लोबल सिस्टम विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू नाउ अपीयर्स टू बी फॉलिंग अपार्ट। And the next shift that we are seeing in the world right now is that China's rapid rise in science and technology. We all know कि चाइना
काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहा है और एडवांस कर रहा है इन द एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड आज की दुनिया में जिस कंट्री का कंट्रोल होगा ओवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। सो इस एरिया में चाइना रैपिडली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ग्रो कर रहा है, ठीक है, विच इज़ ऑब्वियसली बूस्टिंग इट्स पावर ऑन द वर्ल्ड स्टेज, and it is also helping China to achieve its goal of creating a multipolar world or to change the current world order. All right, obviously एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जहाँ पे यूएस और उसके एलाइज डोमिनेंट पावर ना हो। सो इसी के बारे में इट हैज़ बीन हाईलाइटेड इन वन ऑफ द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी विच इज़ ऑन चाइना वर्सेस द यूनाइटेड स्टेट्स, द ग्रेट टेक राइवलरी। उसमें दिस पेपर एक्चुअली शोज़ दैट चाइना इज़ surpassing US in high tech manufacturing, particularly in areas such as the artificial intelligence, 5G, robotics, and the cloud computing. इसके अलावा द इकोनॉमिस्ट रिसेंटली कॉल्ड चाइना अ साइंटिफिक सुपर पावर, ठीक है। एंड इट ऑल्सो हैज़ बीन हाईलाइटेड एंड पॉइंटेड आउट इन द इकोनॉमिस्ट कि अराउंड 40% ऑफ द वर्ल्ड्स AI रिसर्च कम्स फ्रॉम चाइना, जबकि सिर्फ 10% रिसर्च इन AI कम्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड 15% फ्रॉम द यूरोप एंड UK। इसके अलावा टू कोट अ फैक्ट, जो दुनिया की 6 टॉप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, दोज आर लोकेटेड इन चाइना। सो ये इस बात को रीइंफोर्स करते हैं कि चाइना इज़ एक्चुअली सरपासिंग US इन द एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मोरओवर अगर हम स्पेस प्रोग्राम्स की बात करें तो रिसेंटली वी नो कि चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम है, दे रिसेंटली ब्रॉट सैम्पल्स फ्रॉम द मून्स फार साइड, विच इज़ ऑब्वियसली अ मेजर अचीवमेंट बाय एनी कंट्री सो फार। सो स्पेस के एरिया में भी काफ़ी एडवांसमेंट करता हुआ जा रहा है चाइना। The third important shift that we are seeing in the world is the US and the West's new Cold War with China to limit its rise, ठीक है। तो यहाँ पर वी नो कि जो US हैं उसके allies हैं, they are in a defense alliance, they are in many defense alliances, and one such strong defense alliance is the NATO. They are also beginning to treat China as a threat. अगर हम recent G7 summit की बात करें तो the New York Times reported that China was listed as an adversary. मतलब कि समिट में चाइना के हवाले से जो भी बात की गई उसमें चाइना वॉज रेफर्ड टू एज एन एडवर्सरी। इसके अलावा द न्यू यॉर्क टाइम्स ऑल्सो रिपोर्टेड कि द समिट्स फाइनल स्टेटमेंट मैंशन चाइना 28 times एंड मोस्टली दे पोर्ट्रेड इट एज अ नेगेटिव फोर्स, ठीक है। तो इन सब बातों से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ द वेस्ट एंड द यूनाइटेड स्टेट्स see China, and it is very clear that they consider China as a major adversary, as a major threat to their global dominance. So now we can say that this resurgence of big power competition is pushing the world towards bloc politics, which is a main feature of the Cold War era. All right. So the thing is we can clearly see that countries like US are now building alliances to counter China's influence in different regions, such as in the Asian region, in the Middle East, and in the Asia Pacific region. और अगर हम चंद एक alliances की बात करें तो obviously we have the alliances led by the United States, such as the Quad Alliance, the AUKUS Alliance, and we also have the very important Chip 4 group, which aims to reduce China's semiconductor production capacity. So this all is shaping the regional balance of power. All these alliances are meant to change the regional balance of power. और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई है, दैट इज़ ऑब्वियसली फॉर दी कंट्रीज़ ऑफ ग्लोबल साउथ एंड द मिडल पावर्स, जो कि ऑब्वियसली दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ difficult choices in this divided world, and they are actually finding it very difficult to navigate their relationship with the great powers such as China, Russia, and the United States.
सो इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि इन द वर्ल्ड राइट नाउ वी आर एक्चुअली सीइंग टू competing models of international relations, जिसमें one model is the geopolitical model and the second one is the geoeconomic model. Geopolitical model, कि it mainly relies on security focused alliances like NATO, Quad, AUKUS. The focus of the geopolitical model is to maintain the military strength or threaten the enemy with your military alliances. ठीक है. And the second model, the geoeconomic model, we all know कि it mainly focuses on the economic cooperation, trade and connectivity. And we can say that China is working on this model and because it has started many initiatives जो कि geoeconomic cooperation को encourage करते हैं, such as initiatives like Belt and Road Initiative and the Regional Comprehensive Economic Partnership Program and many such connectivity based initiatives have been started by China, जिसका मकसद ये है कि रीजनल पीस और इकोनॉमिक ग्रोथ को इंकरेज किया जाए, फॉस्टर किया जाए. सो यहाँ पर हम ये चीज़ देख सकते हैं कि इन दी ग्लोबल अफेयर्स, इन दी ग्लोबल रिलेशंस, यूएस एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है एंड चाइना इज़ प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल. इसका अंदाज़ा हम यहाँ से भी लगा सकते हैं कि चाइना हैज़ इन्वेस्टेड nearly $1 trillion in its Belt and Road Initiative, which aims to build global trade networks. जबकि उसकी बरक्स अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूनाइटेड states has spent tens of billions of dollars on wars like the Russia-Ukraine war, the Afghan war and the Israel-Gaza conflicts. So these conflicts are not only affecting the global peace but is also disturbing the regional connectivity. लेकिन now the world has realized कि this US-led rules-based order has been excluding many countries, or it is very unjust and it is basically and mainly favoring the interests of the Western nations. ठीक है. So the world realizes कि अब दुनिया में एक ऐसा सिस्टम आना चाहिए, एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर आना चाहिए जहाँ पे तमाम कंट्रीज़ की राइट्स को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और जहाँ सिर्फ एक ही कंट्री एक डोमिनेंट पावर ना हो. और एक मल्टी लैटरल वर्ल्ड को अचीव करने में ब्रिक्स मेन रोल प्ले कर रहा है, विच इज़ वाई इट इज़ सीन एज अ मेजर थ्रेट टू द यूएस इंटरेस्ट्स. और इसी की वजह से हम ये देख भी सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, डोनाल्ड ट्रंप, he is also he has already started threatening the BRICS nations and the countries of global south that want to be the part of the BRICS bloc. So it is yet to see कि यूएस में न्यू प्रेसिडेंट के आने के बाद क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाती हैं और किस तरह चाइना से कम्पीट किया जाता है और यूएस डोमिनेंस को प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है. ऑलराइट, सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक इन डिटेल. सो नाउ लेट्स एंड दिस टॉपिक हियर. If you found this information helpful, so please like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.